भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। मैं प्रोफेसर रूबी मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा हृदयस्य स्विधनं विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युं कृत्वा विद्याया मृत्युमुष्णुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद रूबी जी। अब मैं एनडीटीएफ परिवार के सिरमौर और हम सबके चहेता आदरणीय कपाही जी, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित सदस्य बने हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों के साथ अपने अभिभाषण से हम लोगों को लाभान्वित करें और एक ऐसा व्यापक मैसेज दें कि हम सब लोग जिस कार्य के लिए अभी लगे हुए हैं पूरी तत्परता के साथ पूरे जोश के साथ उसमें तल्लीन हो जाएं। आदरणीय कपाही जी। आप सभी का स्वागत है और सभी का अभिनंदन। अभी आपने कहा कि मुझे एज ए चांसलर नॉमिनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर चांसलर ने मनोनीत किया है। मैं तो इसको अपना कोई सम्मान नहीं समझता, सम्मान तो है, परंतु ये मेरा जो सम्मान है या जो ये मेरा चयन हुआ है, मनोनीत हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा जो एसोसिएशन है एनडीटीएफ के साथ ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। एक जो एनडीटीएफ के साथ जो मेरा एसोसिएशन है उसी के कारण मुझे ये सम्मान मिला है। और एनडीटीएफ को भी जो अपनी विचारधारा है उसके साथ कई संस्थाएं जुड़ी हुई जो कि बहुत बड़ी बड़ी मेंबरशिप लाखों के अंदर जाती है, जैसे भारत में म्यूजिक का इत्यादि। तो एनडीटीएफ की विजन इसलिए है कि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। तो हम सभी लोग एनडीटीएफ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्र को एक उच्च स्थान, एक मॉरल स्थान, एक डेवलप्ड नेशन का स्थान, एक स्ट्रॉन्ग नेशन का स्थान बनाना चाहता है। तो हम सब उसके सिपाही ही हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अब एक संदर्भ इलेक्शन का भी बनता है। 27 तारीख को इलेक्शन है। हर एक इलेक्शन में जो जीत है
हर एक इलेक्शन में जो जीत है वह द्योतक होता है कि हम जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं ये जीत उसकी मानी जाती है। तो आज अगर एनडीटीएफ जीतता है तो वो जो जीत है वो सभी की मानी जाएगी, मोदी जी की मानी जाएगी, संघ की मानी जाएगी। इसलिए इस इलेक्शन को हम सिर्फ एनडीटीएफ का इलेक्शन ना समझे, ये इलेक्शन एक तरह से हमारी विचारधारा का इलेक्शन है। तो अब जो आज 17 तारीख हो गई, मुझे लगता है कि 10 दिन बचे हैं। तो हमें इस 10 दिन के अंदर अपना पूरा प्रयास करना है कि जिससे हमारा संपर्क नहीं हुआ उन सबको मिले और अपने प्रेसिडेंट के लिए और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप जो हमारा अलॉटेड है उसके लिए कहें और किसी को छोड़े ना। आमतौर पे देखा गया है कि हम चाहते हैं कि जो बड़े कोई प्रोफेसर, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई इस किस्म से बड़े जो व्यक्ति हैं बहुत सीनियर, हम सोचते हैं कि हम उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करें और जो थोड़े जूनियर रहते हैं या अभी भी एडॉक है या अभी लगे हैं तो उनको एक तरह से इग्नोर करते हैं। पर आप देखिए कि जो डेमोक्रेसी है उसका एक असूल है, वो अच्छा है बुरा अलग बात है। वो असूल ये है कि इन डेमोक्रेसी हेड्स आर काउंटेड, दे आर नॉट वेट, दे आर ओनली काउंटेड। तो आप देखेंगे कि चाहे एडॉक है या प्रोफेसर है या डीन है, प्रिंसिपल है, उसका भी एक ही वोट है जो कि किसी और पर, तो किसी को इग्नोर कर। नंबर 1। नंबर 2 कि आप जो अपना अलॉटेड कैंडिडेट है, मैंने पिछली बार भी इसको एम्फसाइज किया था, जो कि अलॉटेड जो कि प्रिय कैंडिडेट है और अलॉटेड कैंडिडेट है। प्रिय कैंडिडेट और अलॉटेड कैंडिडेट फर्क भी हो सकते हैं, परंतु हमें जो अपना अलॉटेड कैंडिडेट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने सारे के सारे वोट उसको देने हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, 8,000 10,000, और कुछ जो है क्योंकि वो इतने प्रिय नहीं, इतने पॉपुलर नहीं, वो 100 वोट 200 वोट से हार जाते हैं। ऐसा हमारे देखा मिलता है। तो मुझे लगता है कि सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप ऐसे करें, सारे के सारे हमारे कैंडिडेट भी दें। हमारे 5 कैंडिडेट हैं जो कि ऑफिशियल लड़ रहे हैं, 5 के 5 जिन हमारी जो एलोकेशन है वो से है कि 5 के 5 अच्छे वोटों पर जीतने की संभावना है। तो इसलिए कोई जो आप मुझ से जो अलॉटेड कैंडिडेट है उसको दें। ये बहुत जरूरी है कि ये 5 जीते, क्योंकि इलेक्शन के बाद हमें एक टीम बनानी होती है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह और 5 नॉमिनेट करते हैं। तो उसके अंदर कम से कम हमें 9 व्यक्ति चाहिए, 9 वोटर, 15 में से 15 जमा 1 प्रेसिडेंट 16 में। वो 9 व्यक्ति जब बनेंगे तभी हम बाकी सभी को 5 अपने एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट भी कर सकेंगे और अपने अदर ऑफिस बेयर भी बना लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये लोग हमारे साथ रहें। एक ही कोर टीम हो, 1-2 और भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उनसे सहायता देंगे, हम वो बना सकेंगे। एक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बनता ये तो एक बड़ा नुकसान ये रहता है कि प्रेसिडेंट हमारा होगी तो भी प्रेसिडेंट हमारा है तो झूठा को हम नहीं चला पाए, क्योंकि झूठा एग्जीक्यूटिव के अंदर और जो ऑफिस बेयर है वो दूसरी पार्टी से आता है। तो मुझे लगता है कि एक इतना आप ध्यान रखेंगे कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग जीत। नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को हम सभी समझते हैं कि भाई भाजी जी तो बड़े बैकग्राउंड, सभी बहुत बैकग्राउंड है, जा रहे हैं, बड़े क्राउड इकट्ठे हो रहे हैं, फोटो आ रही है फेसबुक वगैरह के अंदर। मुझे लगता है कि इस गलतफहमी में ना रहें, और ये मैं क्षमा याचना के साथ कह रहा हूँ कि इस गलतफहमी में ना रहें कि इलेक्शन भाजी जी के लिए भी बहुत आसान है।
कि वो तो जीत भी लेके आएंगे, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस भी बहुत उत्साह से लगी हुई है, उनको भी हमने हराना है। अगले 10 दिन के अंदर जैसे मैंने कहा, जैसे कि हम इलेक्टेड के लोगों के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही भाभी जी के लिए भी पूरा प्रयास करना है, लोगों को आर्ग्यू करना है। आमतौर पर देखा गया है कि हम जैसे कन्वेंसिंग करते हैं तो जो कन्वीनियंट लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि अपनी फील्ड जैसे कंफर्ट लेवल उनसे बात करने में। पर आप क्या है कि अगर आप उन्हीं से बात करोगे तो वो तो ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑलरेडी कन्वर्टेड, आपको तो उसको कन्वर्ट करना है जो कि डाउटफुल है या कोई विरोधी पक्ष का है। तो विरोधी पक्ष का मतलब चाहे वो पोलिटिकली कमिटेड ना हो विरोध में, पर उसकी एक इंक्लिनेशन है, उससे आर्गुमेंट करके, क्योंकि अगर आप दो वोट जो विरोध में जाने अपने पक्ष में लाते हैं तो 4 का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इससे एक वोट का बड़ा ही महत्व बन जाता है, एक वोट का बहुत महत्व रहता है। तो आप ये करें। बात एक चीज़ आप देखिए कि एनडीटीएफ की जो जीत है वो सिर्फ एनडीटीएफ की जीत नहीं है, वो हम सब की इंडिविजुअल जीत की, इंडिविजुअल का मतलब हम लोग टीचर, क्योंकि अगर आप पिछले कई सालों का, दशकों का इतिहास देखेंगे तो जितनी भी अच्छी चीज़ें आई हैं जिसमें टीचर ने बेनिफिट किया है वो एनडीटीएफ के प्रयास से आई है। पिछले 3 साल के अंदर चीज़ें बहुत प्रत्यक्ष रूप से पता लग रहा है, बहुत प्रत्यक्ष रूप से। उसके लिए तो हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं रही, जो कि 1900 मुझे याद नहीं कब से, पर 1911 का एक बार ही कोई एनडीटीएफ का पढ़ रहा था, 1911 का है या 2011, तो 2011 में पढ़ते हुए वहाँ भी मैंने देखा कि एडहॉक वाली जो प्रॉब्लम है 2011 को कितने साल हो गए, 12 साल, तो उस समय भी एडहॉक वाली जो है वो सबसे टॉप के ऊपर मेंशन की थी। मनोज खन्ना उस समय टीचर के कंजर्वेटिव कैंडिडेट थे, बट इसका मतलब इससे भी पहले एग्जिस्ट करती। और आप देखें कि कहीं पर भी यूजीसी द्वारा या एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, नॉट ओनली जब हमारी सरकार आई, कभी भी यूजीसी द्वारा या मिनिस्ट्री द्वारा एडहॉक पे कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट का कोई रोक नहीं लगी थी। जो यूटा के ऑफिस बेरर्स थे, जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज थी, जो प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में थे, उनके लिए एडहॉक को कंटिन्यू करना, एडहॉकिज्म को कंटिन्यू करना एक बड़ी कन्वीनियंट चीज़। नहीं तो ये प्रॉब्लम अगर सीरियस होते तो पहले ही सॉल्व हो जाता। ये नहीं होता कि भाई अभी वर्कलोड पता नहीं है, सेमेस्टर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि एक सजेशन भी आई थी, मैंने खुद भी एक बार देखी कि भाई आपके जो वेरिएशन है वर्कलोड का, अगर आप 10% सीटें ऐसे रिजर्व कर देंगे 90% तो बाकी हो जाएगी, उन 10% से ज़्यादा कभी ये नहीं आता। और अगर ये हमारी सोच ना होती, इस बार भी लोग कहते हैं कि अब ये न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, FIU आई है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, इसको भी करो। परंतु भाभी जी के नेतृत्व में एनडीटीएफ ने पूरा प्रयास किया, यूजीसी को कॉन्टैक्ट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट किया, रूल्स बनाए, फ्रेमवर्क बनाया, SOPs बनाई, जनरल प्रोसीजर्स बनाए और उसके अंदर डिसेंट्रलाइज किया। और आज की डेट के अंदर हमने देखा कि 3000 से ज़्यादा रोज ही मैं देखता हूँ कि 50-60 नई अपॉइंटमेंट, कभी कोई डिस्प्लेसमेंट भी होती है, जो कि बड़ी पेनफुल है। परंतु हमारा भी ये आगे जी का भी एनडीटीएफ का कि जो भी एक लॉन्ग सर्विंग एडहॉक टीचर है जिसके कहीं अनफॉर्चुनेटली डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उसको प्रायोरिटी से रीप्लेस किया जाए। और ये मैं बिल्कुल अश्योर कर सकता हूँ कि ऐसा अभी कल परसों कहीं रामानुजन कॉलेज में प्रिंसिपल ये वाइस चांसलर गए थे और उन्होंने कहा कि ईयर एंड तक 5,000 से ज़्यादा 5,000 से पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे कवर होंगे, EWS की सीटें आएंगी, सारे के सारे कवर होंगे। परंतु उसके लिए जो लीडरशिप चाहिए वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली चाहिए। लीडरशिप वो नहीं चाहिए जो कि ड्राई, जो हमेशा यही कहते रहे प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा। आप देखें 2015 से
2015 से ये जब से मोदी जी आए 5-6 महीने हो गए, ये तो प्राइवेटाइज हो जाएगा, उसमें फंडिंग गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी, ऑल जॉब विल बिकम कॉन्ट्रैक्चुअल, प्रमोशन रुक जाएगी, पेंशन रुक जाएगी, सब ऐसा करके, क्योंकि उनकी सारी जो फिलॉसफी है, सारी ऑपरेशन है, वो बेस्ड है इस पर नेगेटिविटी को, फियर मॉबलिंग को, अफवाहें करने के अंदर, लोगों को डराने के अंदर। हमारी जो है इसके ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा है पॉजिटिविटी के अंदर कि कोई हम सोल्यूशन निकालें, वी फाइंड ए सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एंड द फाइंड ए प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। अरे इससे ये हो जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ऐसे ही जैसे हमने अपॉइंटमेंट दिए प्रमोशन का, आज से 3 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनेंगे? कोई नहीं सोच सकता था। और आज मुझे मालूम नहीं है, बस मुझे लगता है सब कॉलेज को मिला दिया जाए तो 350-400 के करीब को कम से कम प्रोफेसर होंगे, कम से कम। एक बात ही, जब हमारी सरकार थी मुरली मनोहर जोशी में प्रोफेसरशिप आई थी, सिर्फ एक कॉलेज के अंदर, रामचंद्र कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बना नहीं, परंतु इन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं बनाया जिसके कारण, और उस समय लीडरशिप में कौन था? लीडरशिप में थे CPM वाले और AAD यूटा में। उस समय क्या हुआ कि वो प्रोफेसरशिप वापस इनकी डिमांड करके वो वापस की गई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कॉज करेगी। आज तो ऐसे देखें कि इस किस्म की नेगेटिव थिंकिंग के साथ जो रहा है, मतलब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोग व्यक्ति हैं, चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, यह मालूम है कि सारी प्रॉब्लम एक झटके के अंदर सॉल्व नहीं होती, एक झटके के अंदर सॉल्व नहीं होती, पर एक प्रयास करने से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, साल में 6 महीने के अंदर ये सॉल्व होंगे। तो बाकी की जो कोई पेंडिंग इशूज हैं, जो पेंडिंग इशूज हैं, जैसे अब सबसे बड़ा बात है कि मैं अपॉइंट तो हो गया, पर मेरी 10 साल की सर्विस थी, 4 साल की काउंट होगी, बाकी 6 साल नहीं होगी, या कोई 12, 15, 18 साल वाले यहाँ पर हो गया, तो एक पास सर्विस काउंट would become a focal point in the next, become a focal point। और ये तभी होगा जबकि एक सेल्फ ओरिएंटेड पॉजिटिव थॉट वाली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर टीचर को फिर वो वाइस चांसलर के साथ भी मिलना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलना है, UGC मतलब एक हमारा ये रहता है कि नेगोशिएटिव सेटलमेंट, मतलब क्या कि जहाँ पर संघर्ष से लेने की संघर्ष नहीं करना, पर सिर्फ संघर्ष का दिखावा नहीं करना। जहाँ संघर्ष चाहिए संघर्ष करेंगे, जहाँ पर विमर्श चाहिए विमर्श करेंगे, जहाँ पर समझौता नेगोशिएशन चाहिए नेगोशिएशन करेंगे। उस माइंड सेट से अपनी एजुकेशन चलती है। और मुझे लगता है कि अगले अभी 27 को भाभी जी और उनकी टीम पूरी बनेगी, हमारी पूरी एजुकेशन मतलब जो रिक्रूटर के अंदर बनेगा वो सारा का सारा लोग आएंगे, और जो भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो OPS की हो, OPS की प्रॉब्लम है ये कल हो जाएगी, ऐसा नहीं, OPS के लिए ओल्ड पंचिंग स्कीम के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो वी कैन प्रॉमिस यू सिंसियर सेल्फ ओरिएंटेड एफर्ट, और आप ये इनके लिए करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि अब MBTF को जिताना, इसकी टीम को जिताना, भाग्य जी को बड़े अच्छी वोट से जिताना, ये सिर्फ MBTF के लिए ही आप करोगे, आप अपने लिए भी ये चीज़ करोगे, क्योंकि जो एक्शन जो इसका ऑल्टरनेटिव है भाभी जी का, वो होगा नहीं, पर एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो है कि अगर वो आते हैं तो उनका यही रहेगा कि किसी न किसी तरीके से प्रमोशन रोकी जाए, कम से कम अपॉइंटमेंट रोकी जाए। उन्होंने 2019 के पहले में ये किया था, 17 से ट्राई कर दिया था, तो कोई 15 में हुई थी, योगेश त्यागी से मिलते, यूं योगेश त्यागी आया, अपॉइंटमेंट रुके, और उनका इंतजार था कि 2019 में हम लोग करेंगे। बाद के अंदर ये हमारे लोग आए, मुझे लगता है कि तिवारी जी आ गए हैं, तो हम कहता कि काफ़ी शौक था, तो यही मंडी था कि आज तालियां जरा जोरदार तालियां आज तिवारी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
साथियों, हमारे बीच पूर्वांचल के गौरव, लोकसभा सांसद और सबके हृदय सम्राट माननीय मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ है। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत की इस कड़ी में मैं अपने चहेते एनडीटीएफ और डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी से निवेदन कर रहा हूं कि शॉल भेंट कर माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। इसके साथ प्रोफेसर बीएस नेगी जी महासचिव हमारे संगठन के हैं, उनसे आग्रह है कि प्लांटर के साथ माननीय सांसद जी का स्वागत करें। पूर्वांचल समाज की तरफ से एनडीटीएफ के सिरमौर श्री इंदर मोहन कपाही जी के स्वागत के लिए मैं मनोज कुमार जी से आग्रह कर रहा हूं। मनोज जी दयाल सिंह बाबू, यहाँ आए और मिथिला के शॉल के साथ कपाही जी का स्वागत करें। मनीष कुमार जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और माननीय कक्कर जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में प्रोफेसर बासुकी चौधरी जी से निवेदन है कि पूर्वांचल समाज की तरफ से एनडीटीएफ एवं डूटा के अध्यक्ष और वर्तमान चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी का मिथिला वैभव पाग, भाई मिथिला का ये वैभव है पाग, इससे पुनः विजयी भव की शुभकामना प्रदान करते हुए स्वागत करें। प्रोफेसर बीडब्ल्यू पांडे जी, प्रोफेसर बीडब्ल्यू पांडे जी और माननीय सांसद तिवारी जी से अनुरोध है
प्रोफेसर आशुतोष जी, आप कृपया मंच पर पधारें और मिथिला पाग से नवाजकर एनडीटीएफ के महासचिव प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह नेगी का स्वागत करते हुए भागी जी के साथ साथ पूरे एनडीटीएफ पैनल के जीत की शुभकामनाएं प्रेषित करें। आरएन दुबे जी, आप नेगी जी का स्वागत प्लांटर लेकर करें। हमारे बीच नवल प्रसाद सिंह हैं। ये शायद पूर्वांचल के सबसे लॉन्ग सर्विंग एडहॉक रहे हैं जो अभी परमानेंट हुए हैं। 25 वर्षों के बाद आप मंच पर आए और बासुकी जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। प्रोफेसर सुभाष जी, आप मंच पर पधार कर देखिए क्या प्रेम का उद्गार है। कई ऐसे साथी हमारे पूर्वांचल के हैं जो इस कक्ष में उपस्थित हैं और ये लॉन्ग सर्विंग है और इनका परमानेंट अभी हुआ है और इसमें मेरे सभी साथियों, मैं 1996 से शिक्षण काल में लगा और काल को बढ़ाते आगे बढ़ता चला गया। मेरे दिल में एक ही तमन्ना थी कि मैं एक ऐसे ताकत खड़ा कर दूं जो वो ताकत हमें लेकर खुद चलेगी, हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे करीब रहे, हमारे करीब रहे। कपाही जी से सबसे पहले हम उनके साथ काम किए, लेकिन कभी किसी के पीछे नहीं गए। हम सबको साथ लेकर चलने के लिए, आगे ताकत बनने के लिए शुरू किया और नेगी जी को इसी में पहुंचाया और बागी जी को 24 साल के बाद इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंसी दिलवाया। ये हम सब की ताकत है। हम सब एक साथ अगर हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब मिलकर ताकत बने जाएंगे। धन्यवाद नवल जी। सुभाष जी से निवेदन है कि रूबी मिश्रा जी का स्वागत अंग वस्त्र के साथ वो देकर। इसी कड़ी में शंभू जी के स्वागत के लिए मैं सुनील शर्मा जी को बुलाना चाहता हूं। हमारे ईसी के मेंबर हैं और हम सबके प्रिय हैं। शंभू जी का स्वागत अंग वस्त्र देकर करें। और इस अंग वस्त्र की खासियत क्या है? ये जगत जननी जानकी के नगरी सीतामढ़ी का अंग वस्त्र है। इस पर लिखा हुआ है सीता दाय। सम्मानित मंच एवं प्रिय साथियों, आज के इस शिक्षक संवाद कार्यक्रम में एनडीटीएफ कार्यकारिणी और भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर तथा चाणक्य की तपोभूमि
पूर्वांचल समाज की तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस ऑडिटोरियम में पूर्वांचल अपनी सांस्कृतिक, वैचारिक और शैक्षिक छटा बिखेर रहा है। पूर्वांचल अपनी समरसता के साथ भागलपुरी शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, बनारसी और मगही पान, देखिए मंच पर है, मखाना भी है, तो स्वागत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम देखें कि पान, मखाना, सुपारी, इलायची से सुसज्जित तस्करी और बाहर आपका इंतजार कर रहा अपने आप को आप कहें पूर्णतः समर्पित करने के लिए आतुर लिट्टी चोखा भोजपुर का, वो पूरी तरह से, जो मैंने कहा कि यह संगम है, पूर्वांचल के सौष्ठव में 4 चांद लगा रहा है। भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, मगही, बज्जिका जैसे भाषाओं और उपभाषाओं का अद्भुत मेल भी यहाँ दिख रहा है। और हम सब प्रतीक हैं रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन से लेकर प्रेमचंद और अन्य साहित्यकारों का। इसी क्रम में बिस्मिल्लाह खान, रविदास और आप देखें कि ऐसे अनंत संत परंपरा के लोग, संगीत परंपरा के लोग, इसकी धरती पूर्वांचल रही है। और पूर्वांचल के तरफ से स्वागत है आप सबका, पुनः अभिनंदन है। मौसम चुनावी है और हम सबका मिजाज राष्ट्रवादी है। प्रोफेसर AK भागी के नेतृत्व में NDTF मैदान में है और हम आप सब इस युद्ध के सिपाही हैं। हम जानते हैं कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वह भी कितना अकेला होगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वह भी कितना अकेला होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागा होगा। इस चुनाव को भी हम युद्ध ही मानते हैं। अपने अध्यक्ष प्रोफेसर AK भागी जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा उनके बारे में, बस कुछ पंक्तियों से। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपता देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपता देखा। न्याय के रथ पर चढ़ते देखा, मुश्किलों से लड़ते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, अर्जुन जैसा लड़ते देखा। 5 जन सा बजते देखा। दधीची जैसा दानी देखा। बहनों का भाई देखा, भाई का भाई देखा। सुभाष सम नेतृत्व देखा, हारे का हरि बनते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, उम्मीदों का सूरज बनते देखा। हक के खातिर लड़ते देखा, सबके खातिर लड़ते देखा। महावीर सा योद्धा देखा, हमने उसको जब जब देखा। ऐसे शख्स को आमंत्रित करने का सौभाग्य समय है। वे और कोई नहीं, हम सबके बीच हमारे चहेता हैं, नेता हैं, प्रणेता हैं। भागी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद हरिंदर जी। मंच पे आज हमारी शोभा बढ़ाते हमारे कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता श्री मनोज तिवारी जी,
इंद्रमोहन कपाही जी, डॉक्टर साहब, बासुकीनाथ जी, शंभुनाथ जी और हमारे प्रिय नेगी जी, रूबी जी, इस सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल्स, डीन, प्रोफेसर, हमारे सारे महाविद्यालयों के मेरे शिक्षक साथियों, ये कार्यक्रम जो है आज हमने खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी की कल्चर उसको प्रदर्शित करने के लिए रखा। लोगों के मन में कई बार ऐसा ख्याल उमड़ सकता है कि क्या ये कोई विशेष कारण से है क्या? हाँ, कारण तो इलेक्शन है, लेकिन यूनिवर्सिटी जिसको रिप्रेजेंट करता है ये उसकी संगम को दिखाने के लिए ऐसा कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज हमारा फोकस पूर्वांचल पे वो इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल का कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पूरे विकास में सबसे अग्रणी है। और कोई भी विश्वविद्यालय साथियों तभी पूरा होता है, और ख़ास तौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा बड़ा विश्वविद्यालय जिसके अंदर करीब 70 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हों, वो तभी पूरा माना जाता है जब सभी प्रांतों से विद्यार्थी और सभी प्रांतों के शिक्षक यहाँ मिल करके उस पूरे विश्वविद्यालय के सही मानों को पूरा करते हैं। और यही कारण है कि हम एक दूसरे की परंपरा जानें, हम एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और वहाँ के अनेक जो हमारे पास में विद्वानों की श्रृंखला के अंदर नाम रहते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित कर पाए। यही तो है विश्वविद्यालय, यही तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा इस बात पे, और ख़ास तौर पे क्योंकि आज मौका भी रहता है कि हम लोग तो देखिए मनोज जी थोड़ा सा यूनियन टाइप के लोग, तो हमारे को आप जैसा प्रतिनिधि जिसकी आवाज़ पे बड़ा दम है, जिसकी समझ पे हमें पूरा भरोसा है, और जो दिल्ली का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर उसके सामने कभी ऐसी सभा का मौका मिल जाता है तो हम इसको अपना ये भी मौका समझते हैं कि विश्वविद्यालय में हो रहे अच्छे काम और आगे और क्या क्या हो सकता है भारत की सरकार के द्वारा या आपके द्वारा, उनकी तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो हमारी ये टेम्पटेशन कभी कम होती नहीं। जब भी ऐसा मौका आता है तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपके ध्यान में जो कार्य प्रगति है उनके बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित कर लें, और साथ ही साथ में बाकी बातें भी सुनें। तो पहले तो जो बदलाव आया उसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में रुके वर्षों से जो रुके कार्य थे, और जो एक डिजाइन के कारण मैं समझता हूँ कि रोके गए थे, इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय ना रहने देने के कारण रोके गए थे, उसमें प्रमुख था कि इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रमोशन और अपॉइंटमेंट बंद कर, और वो ऐसे ही नहीं था आप किसी का नाम ले करके और इस तरह से आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से ना तो कोई पाबंदी थी और ना ही कोई ऐसी नीति, कम से कम लिखित रूप में। लेकिन यूपीए के शासनकाल से ही आपको ध्यान आएगा कि हमारे यहाँ पर जैसे ही छठे वेतन आयोग के यूजीसी रेगुलेशन 2010 में आए और उनको लागू करने के बहाने, लागू तो वो क्या हुआ वो आपके सामने है कि उसके बाद सारी प्रमोशन बंद हो गई और यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी ठप हो गई, और एडहॉकिज्म नाम का एक दानव जिसको तदर्थवाद हमने अंत में कहा कि इसका विनाश करना है, वो यहाँ मुंह फाड़ के खड़ा हो। साथियों, उस टाइम पे ये बड़ा क्लेम किया गया क्योंकि ओबीसी एक्सपेंशन हुआ है तो उसके लिए बहुत सारे शिक्षकों के पद हमको जो है सेंक्शन हुए हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि वो शिक्षकों के पद जिनकी संख्या जो होनी चाहिए थे उससे केवल आधे ही हमको दिए गए, ये कहते कि पहले फर्स्ट ट्रांच के भरे गए। तो आधे तो शिक्षक के पद दिए जितने की रिक्वायरमेंट थी, और उन पे भी ऐसी व्यवस्था की गई कि केवल और केवल एडहॉक अपॉइंटमेंट होगा, परमानेंट ड्यूटी नहीं होगी।
साथ सारी प्रमोशन रोक दिया। सेमेस्टर सिस्टम भी उसी समय हमारे ऊपर लादा गया। साथ ही साथ में कई बार पाठ्यक्रमों में ऐसे ऐसे बदलाव हुए, कभी FYUP लाना, कभी FYUP वापस करना, कभी CBCS लाना, तो कभी उसमें बदलाव करना। तमाम इस तरह के एक्सपेरिमेंट इस विश्वविद्यालय में हुए। कहने को तो वो एकेडमिक रिफॉर्म्स थे, लेकिन उनका अंत जब पूरा डिज़ाइन समझ में आया तो मनोज जी ये समझ में आया कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय ना रखा जाए। यहाँ पर जो है उस समय पर प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन का पूरा एजेंडा चलाने के लिए सारी नियुक्तियों को बंद किया गया और पूरे सिस्टम को एडॉप्ट में कन्वर्ट किया गया। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, और समय एक सा जब नहीं रहा तो 2015 में NDTF की 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुई। आप सबके सहयोग, आप सबने जब प्रण किया यह बदलाव आवश्यक है, और उस जीत के बाद आप देखिए कैसे कैसे बदलाव धीरे धीरे होते चले गए, जो विश्वविद्यालय को दोबारा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को दोबारा उनका स्वरूप, शिक्षक को उसका सम्मान लौटाना, और साथ साथ में शिक्षा व्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाने का कार्य करता रहा। उसका पहला उदाहरण है कि जैसे ही ये व्यवस्था बदली और केंद्र में भी सरकार बदली, मनोज जी जैसे सोचने वाले, समझने वाले लोगों का हाथ में दिल्ली का भी बागडोर आया, तो पहला बदलाव तो ये हुआ कि एडहॉक का एडहॉक से डिस्प्लेसमेंट बंद हो गया। जो पहले आपको ध्यान आएगा कि हर बार 6 महीने और 1 साल में इंटरव्यू करके एडहॉक का एडहॉक से डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। तो पहला बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि शिक्षक को कुछ सम्मान मिलना, मनोज जी आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से और विश्वविद्यालय के माध्यम से, और एक थोड़ा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन बदला, जो टीचरों का स्वभाव बदला, ख्याल बदला, उससे ये शुरू हुआ। लेकिन उसमें 1-2 गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हो गई कि दिल्ली की सरकार की व्यवस्था जो थी वो दिल्ली के नागरिकों द्वारा एक ऐसी अराजकता फैलाने वाली पार्टी के हाथ में गई कि जब बाकी सारे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों के अंदर प्रगति होना स्टार्ट हुआ तो 12 कॉलेजों में जो धीरे धीरे फंड कट की समस्या शुरू हो गई। और 2017 से ही ऑनवर्ड एक तो हमारी सारी गवर्निंग बॉडीज के अंदर उनके नुमाइंदों का आना और पॉलिटिसाइज होना, कॉलेजों की गवर्नेंस का, कॉलेजों की व्यवस्था का इतना पॉलिटिसाइजेशन हुआ कि धीरे धीरे वहाँ की समस्याएं, फीस तो जो UGC से ही फंडेड थे उनके अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, और बाकी जो 12 फंडेड कॉलेजेस थे वहाँ तो लोगों को समय पर सैलरी ना मिलना, फंड कट होना, कोई एरियर्स ना मिलना, उनके मेडिकल बिल का रुक जाना। और कोरोना समय में तो जब कोरोना का समय रहा तब तो 6-6 महीने हम खुद, मनोज जी आपके पास में वो रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान आएगा लेके आए, और एक बार तो ये भी आपसे हम आग्रह करते, और आपने उसको बहुत सीरियसली आगे बढ़ाया भी, कि कैसे भी करके इन कॉलेजों को दिल्ली सरकार से निजात दिला करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्ट होते हुए क्यों ना हम, क्योंकि फीस तो है ही उनमें से UGC फंडेड, क्यों ना 32 के 32 को UGC की फंडिंग में लाएं, उसके लिए हम आपसे मिलेंगे। हालांकि उसमें अड़चने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली सरकार से अभी तक मिल ही नहीं पाया, तो वो कार्य अभी इतना प्रगति पे आया नहीं मनोज। लेकिन दबाव डाल के कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून बना करके जहाँ दिल्ली की सरकार की मनमानी इसमें ना चले और उन महाविद्यालयों का उद्धार हो सके, ऐसी प्रार्थना तो हम इस मंच से आपसे एक बार फिर करेंगे, क्योंकि दिल्ली के वो महाविद्यालय आज इस स्थिति में है। और बल्कि वही नहीं, दिल्ली सरकार के द्वारा जो बाकी यूनिवर्सिटी उनसे आने से पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जैसी चल रही थी, जहाँ जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को DPU बनाया था, NSI, हाई फीस स्ट्रक्चर के कोर्सेज, और अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में तो मनोज जी रोज हड़ताल रहती है। वहाँ के शिक्षक ज़्यादातर हड़ताल पे रहते हैं, और वहाँ के न्यूज़पेपर में ऐसी रिपोर्ट छप रही हैं कि सारा लीकेज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंगस लगी हुई है। प्रिंट के अंदर एक बड़ा आर्टिकल जो मैंने अपने सब साथियों से शेयर किया कि हाई फी चार्ज करने के बाद भी उन विश्वविद्यालयों का जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं कैसी स्थिति, परमानेंट अपॉइंटमेंट तो भूल जाइए। कॉलेज ऑफ आर्ट जिसको उन्होंने अपने अधिकरण में लेने का पूरा जाल फैला लिया था और कर ही लिया था, वो तो
क्योंकि एनडीटीएफ लेट टूटा हुआ तो मनोज जी आप लोगों की मदद से वो बच पाया, लेकिन आज भी स्थिति बड़ी गंभीर है। 94 सैंक्शन सीटें होने के बाद भी केवल 20 ही टीचर वहां बचा और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट तक वहां पर नहीं है। उन 20 से ही सारा कोर्स वहां चल रहा है, जबकि वहां पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट और पीएचडी तक की पढ़ाई है। अब आप बताइए 94 सैंक्शन पोस्टों से रह गए केवल 20 और आज भी कोई सुधार इस बारे में है नहीं कि वहां पर जो है कोई व्यवस्था में कुछ सुधार आने की, क्योंकि वो भी दिल्ली सरकार द्वारा पोषित है। वो तो सिर्फ हमारे से एफिलेटेड ही था। जो उनका प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है वो हमने हर स्तर पे लड़ाई लड़के आपके सबके संज्ञान में है, उसको रोका। आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही पार्ट रह गया, अगर वो हो जाता तो साथियों कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 12 कॉलेजों को भी धीरे धीरे करके कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को बना देते, कहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है, फिजिकल एजुकेशन के हमारे कॉलेज को वो बना देते जैसा उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए किया था। ये तो केवल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज और एजुकेशन पूरी 12 कॉलेजों में से उसको बनाने की पूरी तैयारी थी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और उस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जहाँ उनको ऑलरेडी जो कोर्स चला रहे हैं, ऑलरेडी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रख रखाव की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा मॉडल बना रखा है। अब आपको फिर मैं दोबारा याद दिलाता हूं कि 2017 में कन्वोकेशन हुआ। 2017 में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, वो और साथ में उनके राष्ट्रपति जी कन्वोकेशन में आए, कोविंद जी। उस समय उन्होंने मंच से उस समय रहते वाइस चांसलर को अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर जो आपने ये ऑफिसम फैलाया हुआ है इसको आप खत्म करके क्यों नहीं परमानेंट नियुक्तियां करते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट डायरेक्शन का दे डाला। लेकिन यहाँ पर जो हमारी डूटा के अंदर उस टाइम में लीडरशिप थी वो कैसे मतलब उस वाइस चांसलर को कंट्रोल कर रही थी, उस समय के वाइस चांसलर को उसके साथ मिली हुई थी कि अपॉइंटमेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी पूरे नहीं हुए और बार बार भारत की सरकार के द्वारा पत्रों द्वारा भी पूरे नहीं हुए। और अंत में आप देखिए जब वो वाइस चांसलर गए उसके बाद भी प्रमोशन का सारा काम, जैसे जैसे लीडरशिप में बदलाव होना वैसे वैसे अब रेगुलराइजेशन का काम, और बहुत तेजी से कम अगर आप उन 12 कॉलेज को छोड़ दीजिए तो अब तो सत्यवती की भी मॉर्निंग इवनिंग में शुरू हुआ है और भी सब जगह शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो 20 कॉलेजों की भी समस्या अब खत्म होगी। तो बहुत सारे कॉलेजों के अंदर, और जैसा अभी कपाई जी ने पहले बताया कि वाइस चांसलर ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि हम 5000 तक रेगुलराइजेशन की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस को दिसंबर जनवरी तक पूरा कर लेंगे। ऐसा एक मैकेनिज्म लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। इसको हम कोई तदर्थ विश्वविद्यालय या कॉन्ट्रैक्चुअल कामों की वजह से जब उनको शुरू किया तो कुछ परेशानियां दिक्कतें आई हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक साथी हैं जो रोस्टर की वजह से कुछ और वजहों से, जिनका मैं जिक्र बहुत डायरेक्ट रूप में तो नहीं करता, लेकिन हम लोगों को इतना पुराना रोग था उसको काट रहे हैं। तो मैं एक अपील तो आप सबसे करूंगा कि हम लोग कम से कम आपस में एकता बनाए रखें, हम लोग एक दूसरे के दर्द को समझें, हम अपनी पर्सनल रंजिशों को इस काम के बीच में आड़े ना आने दें, अपनी प्रेफरेंसेस को थोड़ा पीछे करें और ये देखें कि जो भी साथी वो किसी क्षेत्र से आता है, वो किसी कास्ट उसमें आता है, उसका ध्यान ना रखें। हर शिक्षक को सम्मानित दृष्टि से सम्मान देते हुए उसका अधिकार और सम्मान लौटाने में मदद करें, यही एनडीटीएफ का विजन है। और यदि अभी किसी के मन में इसमें दुविधा है तो कृपया करके इस दुविधा को जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता उसको बाहर रखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को मीट करने के लिए हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें मेरी उन सब साथियों से जो किसी ना किसी रूप से, चाहे प्रिंसिपल के वादे की वजह से,
चाहे वो डीन के ओहदे से, प्रोफेसर के ओहदे से, किसी भी और ओहदे से। आप लोगों के पास अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप कोई सहयोग कर सकते हैं तो कृपया उन सब लोगों का ध्यान रखें जिन लोगों ने वर्षों इन महाविद्यालयों की सेवा करते हुए इनको कम से कम गर्त में जाने से, जो उनकी पॉलिसी थी कि इनको भेजेंगे गर्त में जाने से रोका है। आप लोग इमेजिन करिए, अभी नवल यहाँ से कुछ बोल रहे थे, अभी कह रहे थे कि मुझे 24 साल लग गए। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों की तो एज ही 50 से ऊपर हो गई, दर्द के अंदर निकल गया। मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया, वो रफ कैलकुलेशन तो बड़ी जल्दी इसलिए भी हो गया क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों की बड़ी समस्या थी सीपीएफ जीपीएफ कन्वर्जन की, वो पूरी हुई। तो जाने उनको मालूम है कि जब पेंशन भी मिल रहा है और 20-22 साल का जब एरियर मिल रहा है तो 1-1 करोड़ से ऊपर का उनका एरियर बनता है। अब आप हिसाब लगाइए, अभी नवल भाई यहाँ आकर के वो कह रहे थे कि हम लोगों ने किसी के पीछे घूमना सीखा नहीं। हमारे पुराने साथी नवल मेरे साथ भी रियासत में पढ़ाया, फिर किसी कारण से उनको जो उस टाइम की व्यवस्था थी, जो बताया ना मैंने आपको, अडॉक से रिप्लेस करने की जो व्यवस्था थी, उनको फिर भगत सिंह जाना पड़ा। अब भगत सिंह में जाके पक्के हुए। आप जरा आप उनका जो करियर प्रोग्रेशन अगर ठीक से होता रहता अंदाजा लगाएंगे तो फाइनेंशियल लॉस ही नवल को 1.5 करोड़ का हुआ। 1.5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस केवल नवल को हुआ है। बाकी तदर्थवाद की जो समस्याएं थी, कोई लीव भी मिलना, एलटीसी भी मिलना, मेडिकल भी मिलना, इसको छोड़ रहा हूं मैं। केवल सैलरी के अंदर फाइनेंशियल लॉस इतना हुआ है, इतने साल तदर्थ रहने का, उनको ये दंड भी मिला है। बाकी सब चीजें तो मिली थी। तो साथियों, ये बहुत बड़ा कार्य था जिसके ऊपर हमने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है और उसके ऊपर आगे बढ़ गए। और इसीलिए मैं आपसे सबसे सहयोग मांग रहा हूं। इसीलिए मैं अपने माननीय सांसद जी से भी ये कहता हूं कि सरकार के लेवल पे, वाइस चांसलर के लेवल पे, किसी भी और लेवल पे इनको बात करना पड़े तो ये न देखें कि ये कहां से है, कौन है, इसका क्या रंग है। वो केवल और केवल उसकी स्थायी नियुक्ति कराने में, उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कराने में, उसको रेगुलराइज कराने में हमारी मदद करे आप। और यही संकल्प है मीडिया का। आगे की लड़ाइयों के लिए तो फिर हम पहुंच जाएंगे मनोज जी के पास, जब हमको ओपीएस का लड़ाई लड़ना होगा, पास सर्विस ग्राउंड का। क्योंकि ऐसा है कि मनोज जी की तो खासियत ये है ना कि जब हम इनको टेलीफोन करेंगे, अभी राकेश भाई आए नहीं, राकेश भाई तो हमारी प्रोफेसर है तो उनको तो हम ऐसे समझते हैं, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा इतना कम से कम समय लेके जाते हैं। तो समय लेके जाने पे कभी मनोज जी हमसे ये नहीं कहते, मनोज जी कहते हैं हाँ आइए, स्वागत है आपका। और हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और अपने को जहां उनको कहना होता वहां कहते भी हैं। इसके विपरीत आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि जब हम अपनी समस्या डूटा के तौर पे या किसी और तौर पे लेकर के, मनोज जी इस बात पर भी ध्यान देना, दिल्ली सरकार के यहाँ प्रदर्शन भी करने चाहे वैसे भी मिलने का समय मांग लो। आज तक अपना घर का तो या ऑफिस का तो दरवाजा छोड़ दीजिए, पटरी पे भी खड़े करके फ्री का पानी नहीं पिलाया है। ये व्यवस्था दिल्ली में चलती है। आप जाइए, आप होते होंगे डूटा के रिप्रेजेंटेटिव। अभी तो राकेश भाई आए नहीं, राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एक ज्ञापन देने के लिए गए, उनको भी पटरी पे चढ़ने नहीं दिया। गेट के बाहर से कहा आपका ज्ञापन लिया, आप जाइए। अंदर शीश महल जो बन रहा, कोई जा नहीं सकता, किसी दफ्तर में किसी मिल नहीं सकता। जो इतना बड़ा बखान करने वाले लोग हैं, आप हमारे माननीय सांसद हैं, आपको इस आवाज को, कि शिक्षकों की आवाज ना सुनना, डूटा की बात ना सुनना, अपने महाविद्यालयों के अंदर व्यवस्था फैलाना, ऐसी सरकार से जूझना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को और वहां के विद्यार्थियों को। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन आज तो अभी क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ हैं तो उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन अंत में एक बात मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं, और मेरे वो 5 साथी जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार डूटा एग्जेक्टिव का चुनाव, उनसे भी आग्रह है कि वो स्टेज पे मेरे साथ आ जाएं एक बार, ताकि उनका भी तारुफ हो जाए।
ये आप लोगों के लिए चैलेंज है और आप लोगों का ये धर्म युद्ध है। ये अब किसी के इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं रह गई कि हमने कैसे करके जिनकी ये पॉलिटिकल कंपल्शन है कि डॉट वाली टूटा बना दिया, उनको पराजित करके शिक्षक एकता को बरकरार रखना। जैसे पिछली बार आपने 50% से ऊपर वोट दे करके एनडीटीएफ को जिताया था प्रेसिडेंट के पद पे, उन सबके टोटल वोट मिला करके वैलिड हमारे वैलिड वोटों से कम थे। उससे भी बड़ा मैंडेट दे करके आपने उनको सीधा सिग्नल ये देना है, ये झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, अपनी सरकार द्वारा तो कमर्शलाइजेशन का मॉडल चलाना और हमारे यहाँ हो रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी और रेगुलराइजेशन को भी रोज गाली गलौज करना। क्योंकि बात ये है कि इसके अंदर जो समस्याएं हैं आज आ रही हैं, वो उन्होंने इतने साल तदर्थवाद चलाया, इतने साल जो है लोगों को बल्ले पर रखा, वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग तो लगातार हमारे जो साथी किसी कारण से अगर हट भी रहे तो उनको भी वापस अपने व्यवस्था में वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़ा सक्सेस भी मिला है। तो साथियों, एनडीटीएफ पैनल को जिताना है और एनडीटीएफ पैनल के लिए आप सबने आगे भी वोट मांगना है। सभी को संकल्पित करके ला करके जो सबको मिला करके सबके भले का सोचने वाला विचार है, उसी के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हम लोग, मैंने कई बार पहले भी कहा, हमारी विचारधारा 2 शब्दों में बयान हो जाती है। उनकी तरह हम ही वाले हम लोग नहीं हैं। हम अपनी विचारधारा में हम ही वाले विचार, सबको मिला लेंगे, सबका भला सोचेंगे, पूरे राष्ट्र का भला सोचेंगे, राष्ट्र की एकता सोचेंगे, विश्व का कल्याण सोचने वाले लोग, अपने विद्यार्थियों का कल्याण सोचने वाले ये शिक्षकों का समूह, इसको सम्मान देना, एक राष्ट्र निर्माता को उसका अधिकार दिलाना, उसके लिए कार्य करने वाले लोगों का ही साथ देना है, ना कि अराजकता फैलाने वालों का, डॉट फैलाकर हमारी एकता को तोड़ने वालों का। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। और अब हम मनोज तिवारी जी के भी, माननीय हमारे सांसद साहब की भी बात को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे आज चमन सिंह जी अभी थोड़ा काम में ज़रा बिजी हैं, तो वो भी आएंगे। तो चमन सिंह जी, इधर से कमलेश रघुवंशी, आदित्य नारायण पासवान, आकांक्षा खुराना और अमित सिंह, ये 5 लोगों की टीम हमने उतारा। और अध्यक्ष पद के लिए आपके सामने में खड़ा हूँ। आपने ही प्रेरणा देकर के कार्य जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का जो जिम्मा मुझे दिया है, मैं यही कह सकता हूं कि मैं अपने पूरी ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के बल पे, आप लोगों के सहयोग से उन सब कार्यों को अपनी परिधि तक पहुंचाएंगे, जिससे कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय कहा जा सके, हमारे महाविद्यालयों को सही रूप में महाविद्यालय कहा जा सके, जहां सभी प्रांतों के विद्यार्थी, सभी प्रांतों से आने वाले शिक्षक एक साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भागी जी। आपने अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को अभिभूत किया और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पुनः हम लोग को नेतृत्व देंगे, पूरे विश्वविद्यालय को नेतृत्व देंगे और आप उन सब लोगों के दुख दर्द को हरने वाले हैं। वो इस कड़ी में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इस सभागार में काफ़ी हमारे दोस्त उपस्थित हैं, जो मैं बता रहा था लॉन्ग सर्विंग एडहॉक रहने के बाद उन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट मिला। नवल जी के बारे में बताया, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर नवीन तिवारी, डॉक्टर संध्या राय, डॉक्टर मानवेश दास, डॉक्टर
अमरेंद्र पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, डॉक्टर प्रत्यय अमृत, डॉक्टर अभय शंकर प्रसाद और हमारे कॉलेज से डिस्प्लेस हुए थे झारखंड के हमारे बड़े ही प्रतिभाशाली साथी हैं मनीष जी। कहाँ हैं मनीष जी? आप सब लोग एक बार खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मनीष जी उधर हैं। तो इस तरह से भागी जी के नेतृत्व में सभी साथियों का बिना किसी भेदभाव के कल्याण होता रहेगा और लोग अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। चुनाव है, जीतने का विश्वास चाहिए। चुनाव है, जीतने का विश्वास होना चाहिए, नेकी का जुनून और एहसास होना चाहिए। वो टिकेगा नहीं तेरे सामने वतन के शेरों, वो टिकेगा नहीं तेरे सामने वतन के शेरों। गगनभेदी हुंकार का अभ्यास होना चाहिए। वो आपके गगनभेदी हुंकार के साथ भागी जी पुनः विजयी होंगे। अब मैं कुछ पंक्तियों को दुहराते करते हुए फिर अपने मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और हम सबके अजीज मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद जी को निमंत्रण करूंगा यहाँ आने के लिए और अपने अभिभाषण से हम लोगों को सीख देने के लिए आगे कैसे रणनीति बनानी है, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया है वो लाजवाब संघर्ष रहा है। मैं कहूँगा पगडंडी से चला पर क्षितिज का आज बिहारी हूँ। पगडंडी से चला पर क्षितिज का आज बिहारी हूँ। मनोज जी, भारत माँ का लाल वह सब पर भारी खिलाड़ी हूँ। भारत माँ का लाल सब पर भारी खिलाड़ी हूँ। नायक हैं, गायक हैं, नेता हैं, प्रणेता हैं देश का अद्भुत मिसाल। अमृत का गागर हैं, सर्वगुण सागर हैं, है शिक्षकों का छत्रसाल। मनोज तिवारी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। यहाँ पोडियम पर आइए। आज हम लोग भी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। वाह, भारत माता की मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इसी बहाने आप सबसे मिलने का मौका मिला है। वैसे तो सबके जिंदगी में समय इतना तेजी से भाग रहा है, समय की कमी पड़ती है, लेकिन शिक्षक के पास तो वैसे भी समय नहीं होता है। जितना समय पढ़ाने में जाता है फिर बाद में पढ़ने में भी जाता होगा, क्योंकि वैसे तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, जो शायद लोगों को पता नहीं है। मैं आप सबको, जब मैं आज इस सत्यवती कॉलेज में झूठा इलेक्शन के पहले इस मंच के द्वारा आप सबके द्वारा बुलाया गया हूँ, तो इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड में एक स्केल शिक्षक हूँ और एक साल पढ़ाया भी। बाद में मेरा गाना मुझे दूर ले गया, लेकिन अच्छी जगह ले आया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, कुछ कहने का, कुछ सुनने का मौका मिल रहा है। मंच पे आसीन हमारे आदरणीय श्री इंद्रमोहन कपाही जी, प्रोफेसर नरेश कुमार कक्कड़ जी, प्रोफेसर अजय कुमार भागी जी और प्रोफेसर बासुकी नाथ जी, प्रोफेसर शंभुनाथ दुबे जी, प्रोफेसर रूबी मिश्रा जी और प्रोफेसर
हमारे मित्र BS नेगी जी, और इनके साथ साथ जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हरेंद्र जी। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। आप सबकी बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो अभी हमारे 5 जो डूटा का हमारा पैनल है, उसमें से जो 5 लोग हैं, चमन जी को छोड़ के बाकी लोग उपस्थित हुए। आप सबके लिए भी हमने जो फोटो खिंचवाई, हमारी फोटो नहीं थी केवल, उसमें एक बहुत अच्छी अपील थी, और वो अपील मैं कोशिश करूंगा कि हर शिक्षक तक पहुंचे, उसको आगे बढ़ाऊंगा। थोड़े दिन पहले मैं इस सभागार में एक बार और आया था, तब युवा महोत्सव हो रहा था यहाँ, पूरा ऊपर भी सब पूरे देश से बच्चे आए थे। वो उसी दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री जी कुछ ये ब्रिक्स की सम्मेलन से वापस लौटे थे। डूटा का इलेक्शन है 27 तारीख को। सामने जो हमारे साथी बैठे हैं, उनमें कई लोगों से मैं बहुत परिचित हूं, कई लोगों से पहली बार मिल रहा हूं। आप लोग मुझे किन्हीं न किन्हीं तरह से जानते होंगे, कोई गायक जानता होगा, कोई ये भी जानता होगा कि चलो सांसद है, क्योंकि सबका परिचय सबको पूरी तरह मिल जाए संभव नहीं है। लेकिन हमारा एक परिचय है, और वो ये है कि चाहे आप शिक्षक हो, चाहे हम कलाकार हो, या फिर और हम राजनीति के क्षेत्र में आए हो, हम सबका एक परिचय बहुत मजबूत है। वो ये है कि हम अपने से ज्यादा राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा परिचय। वैसे तो थोड़ी देर के लिए वो बिजली कम हुई है कि कटी है? कम। अच्छा, कोई बात नहीं, दिल्ली है, इससे हमें बहुत आश्चर्य नहीं है। तो इस दौरान इससे कारण एक अच्छा हुआ कि अचानक से बहुत सारे शोर न वो बंद हो गए, और बहुत अच्छा वातावरण हो गया बात करने का। तो मैं आया क्यों हूं? मैं आया तो सिर्फ 2 लाइन के लिए हूं, और 2 पंक्तियों में हमारी बात है कि हमें 27 के चुनाव के लिए, ये सब शुरू हो गए, ये बंद करके आओ, बहुत हल्ला हो रहा है। जरा वो जो वो है बंद हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही अभी। तो ये जो भैया बड़े बड़े स्पीकर है ना, थोड़ा उनका बटन बंद वाला दबा दो। तो मैं आया हूँ इसीलिए कि हमारी आपसे कुछ अपील हो। अब पता नहीं हमारे अपील करने से आपके अंदर कोई अतिरिक्त जागरण हो, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि आप स्वयं जागे हुए। मैं तो आपकी ऊर्जा से अपने को जगाने आया हूँ, आप सब की ऊर्जा से हम इसलिए अपने को जगा रहे क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी के साथ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पे आया था। और उस समय जब प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC महोदय माननीय योगेश जी ने जब ये कहा कि यहाँ पे नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो तालियों की गूंज मेरे कान में आज तक है। वो तालियां बंद ही नहीं हो रही थी, इतनी देर तक बज रही। और अब जब मैं भागी जी को सुन रहा हूं यहाँ पे कि एक लंबे समय तक लोगों की कोशिश होती थी कि बस एडॉक ही चलता रहे। एडॉक में क्या है, हम भाई जब तक आप हमसे ठीक रहोगे हम रखेंगे, और नहीं तो फिर हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब सरकार की नियत हो कि आप परमानेंट हो, तो हम सिर्फ परमानेंट नहीं कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर एक विश्वास हो रहा है कि हमने आपको सौंप दिया पतवार, अब आप जैसे चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी को चलाइए। ये विश्वास हमारी सरकार का आप सकते हैं, और वो हम करते ही। आज भी जब सवेरे आज प्रधानमंत्री जी ने
हमारे दिल्ली में एक बहुत ही बड़े कन्वेंशन सेंटर द्वारका में है। कभी मौका मिले तो अपने छात्रों के साथ भी जाइए, एक बार जरूर देखिएगा। दुनिया का कोई भी एग्जीबिशन सेंटर उतना वैभवशाली, इतना विशाल नहीं है जितना द्वारका में बन रहा ये कन्वेंशन सेंटर। वैसा ही थोड़े समय पहले भारत मंडपम भी बना, कि भारत मंडपम तो ये अपने प्रगति मैदान पे एक छोटा सा है, उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा वो द्वारका का कन्वेंशन सेंटर है। तो आज उसके एक पार्ट का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी ने एक बात कही, बात चल रही थी बैंकों के लोन, बैंकों से मिल रहे लोन की। तो उन्होंने कहते कहते आज एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है, विश्वकर्मा भाई बहन, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो उसमें बैंक कोई गारंटी नहीं मांगेगा उनसे जो छोटे कामगार हैं। तो करते करते मोदी जी ने कहा कि बैंक जिनसे गारंटी नहीं मांगता है उनकी गारंटी मैं हूं, ऐसा शब्द हुआ। तो कई इस देश में बहुत सारे ऐसे चीज हुए जो हम राजनीति में आने के पहले नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, मुझे उसका एहसास ही नहीं होता था कि इसमें देश के जनता के ऊपर सरकार का कितना विश्वास है। अब मैं आज सोचता हूं एडहॉक क्यों रखा जाता है, किस बात से परेशान होते। तो मोदी जी ने आज इस बात को फिर से रिपीट किया और मैं तो मेरा सौभाग्य है। देखिए आज के 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो मोदी जी के समकालीन शिक्षक कौन था उनकी भी बड़ी चर्चा होगी। भाई आप यूनिवर्सिटी में आए थे, कैसे बोलते थे, क्या बात करते थे। हम तो उनके साथ काम कर रहे हैं, हर वो 3-4 दिन में एक बार किसी जरूरी कार्य के लिए हम लोगों को एकदम सामने सामने मिलना पड़ता है। तो हमारा विश्वास है इस सोच के लोगों पे, इनको ये परमानेंट लगेंगे और ये अपने बल से दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके जाएंगे। अब डूटा का इलेक्शन आएगा, डूटा के इलेक्शन में क्यों हमें भी आपसे कहना पड़ रहा है कि आवे के हमनी के मिल करके एक नया व्यवस्था में सहयोग करेंगे। क्यों कहेंगे हम करना है? हम किसी से मैथिली में बोलेंगे, किसी से भोजपुरी में बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? किसी से अंगिका में बोलेंगे, किसी से वज्जिका में बोलेंगे, किसी संताली में बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी छोटी छोटी बातों पे हमारा मन खराब हो जाता है और उसी मन खराब में हम जब कोई छोटा मोटा कोई भी इलेक्शन होता है तो हम उससे अलग रास्ता निकाल लेते हैं। समस्या क्या होती है? हमारी कुछ व्यक्तिगत होती है, किन्हीं 1-2 व्यक्तियों से होती है, लेकिन उसका खामियाजा पूरी संस्था झेल लेती है। ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं। हम तो डूटा का इलेक्शन तो 2 साल में होता है। हमारी पहली मुलाकात जब हुई थी तो करीब 5-6 साल पहले हुई थी। तो बहुत साल तक तो हम इसी बात से चिंतित होते थे कि अरे दिल्ली में और डूटा नहीं जीत रही है, हमारी संस्था नहीं जीत रही है इस चुनाव में। तो हमको बड़ा टेंशन होता था। तो फिर मेरे पास जो भी आते थे लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर लोग हो, तो मैं बैठता था तो ये चर्चा चला देता था। तो कई बार मुझे पता चलता था कि इनका कुछ व्यक्तिगत एक काम है, उसी पे गुस्सा हो रखे, और पता चला कि हम पूरे इस इलेक्शन को हारते रहे। और जो लोग आते थे, जो चलाते थे, उनका उद्देश्य सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं था। उनका उद्देश्य तो बहुत लंबे समय तक भारत की संस्कृति कैसे नष्ट करनी है, भारत के दर्शन को कैसे नष्ट करना है। अरे मतलब हम तो कई लोगों की ऐसी बातें और व्यवहार दिखता था कि मैं हैरानी में आ जाता था कि एक शिक्षक हो करके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन मैं एक कॉलेज में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज में, तो मैं गया, बच्चों ने बुलाया था, कोई फंक्शन था,
तो जब मैं पहुंचा तो उस कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने कहा कि आइए जरा हम लोग थोड़ी देर ऑफिस में चाय पी लेते हैं, फिर आप जाइएगा हॉल में। तो मैं जब गया तो कुछ टीचर्स जहाँ बैठते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट, जो भी पद होता है, तो एक जगह में गया तो दो लोग, सभी लोग खड़े हुए, दो लोग खड़े होने से भी इनकार कर दिया और मैंने उनको नमस्ते किया। तो मैंने नमस्ते किया, दूसरे तरफ देखने लगे। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि भाई एक तो हमारे क्षेत्र का कॉलेज है, मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ, लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ सांसद हूँ, तो मैं अटक गया उन दो लोगों पे। वैसे तो मैं चुपचाप जा सकता था, यार हो सकता था कोई दूसरी पार्टी के समर्थक होंगे, लेकिन मैं सोचा मैंने उनको नमस्ते किया, फिर भी उन्होंने ऐसा मुंह बनाया कि जैसे लगा उनको कोई बहुत कड़वा स्वाद वाला व्यंजन मिल गया हो मुंह में। मैंने पूछा, मैं थोड़ा क्या है, कलाकार हूं ना, ऐसा मोटी बुद्धि नहीं है, तो वही मेरे को लगा यार इनको मैंने नमस्ते भी किया, खड़ा नहीं हुए, कोई बात नहीं, वरिष्ठ हैं, लेकिन नमस्ते का कम से कम आशीर्वाद तो दे देते, क्योंकि हम अभी भी गुरु शिष्य भाव में हैं, अभी भी मेरे अंदर शिष्य वाला ही भाव है। अगर हमसे कोई भी कहेगा कि हम यंग एज का भी कोई लड़का हो लड़की हो बोले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मेरे मन में आएगा ये गुरुजी है। तो मैं बहुत ठहर गया, अटक गया वहां पे। बाद में पता चला ये लोग ये वामपंथी विचारधारा। प्रेरणा जी आप 2 दिन थे। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे केवल मनोज तिवारी क्यों मान रहे हो? मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ सांसद हूं। अगर आप भी आएंगे मेरे पास तो मैं आपकी भी सुनूंगा, लेकिन जो जहर मैंने उनके अंदर देखा, ओए होए होए, उस दिन के बाद से मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया डूटा के लिए, और उसके 1-1.5 साल बाद ही हम 10 साल बाद में, लगभग 10 साल बाद हमारी संस्था इस इलेक्शन में जीत करके आई। और उसके बाद मेरे मन को जो शांति पहुंची ना, वो पेप्सी कोला पी के भी नहीं पहुंचती है जितना हमको ठंडक मिली हमारे कलेजे को। और इस बार इसलिए मैंने कहा, मैंने आदरणीय भागी जी से कहा मुझे जरूर बुलाइए। अब तो यहाँ तो मैं मिल ही लिया हूँ, अभी कोशिश करूंगा 27 से पहले और भी जगह, कुछ जगह जाऊंगा, क्योंकि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही टीचर्स का चुनाव नहीं है। इस चुनाव को जीतने के बाद जो बातें होती हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उसमें देश भी बचाया जाता है मेरे। उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय भागी जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा, छोटी छोटी बातों किसी व्यक्तिगत, और मैं एक सांसद के नाते आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे पास भैया लोग आए थे, सभी लोग वरिष्ठ लोग आए थे। नेगी जी से तो मेरी लगातार बहुत अच्छी बातचीत होती है। कई बार हम लोग उड़ान जैसी संस्थाओं में भी छात्रों से मिलते हैं, और मेरा शौक है। अभी मैं जानकी देवी में गया था, मुझे लगता है उस दिन 5-6 हजार बच्चियां, कुछ दूसरे कॉलेजेस से भी बच्चे आए थे, झंकार कार्यक्रम था। तो मैं चाहे वो कल्चर के मार्फत हो, चाहे किसी कारण से अलग अलग कॉलेजेस में घूमता रहता हूं, और इस दौरान मेरी टीचर से मुलाकात होती है। इस चुनाव को इसलिए आप लोग, हमारे एंगल से हमारी अपील है, बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा। और आपके भी कोई दोस्त होंगे जो आज नहीं आए होंगे, जरूरी नहीं कि वो पूर्वांचल के ही हो, वो कहीं और के हैं। हम उनको थोड़ा सा अपने तरफ से उनको बात करके, कहीं उनके मन में कुछ ठेस लगी हो, जीवन है तो ठेस लगेगी, मुर्दों को तो ठेस लगती नहीं है, ठेस तो जिंदों को लगती है। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ विषय आप लोग हमारे लिए भी लाया करिए, क्योंकि अब कई लोग सोचेंगे कि तुम कहाँ मिलोगे,
तो बस सांसदी करोगे कि हमारी बातें सुनोगे, लेकिन वो सुनते रहते हैं। हमारे अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, तो हम लोग कई बातें होती हैं। जो 12 कॉलेज का मैटर चल रहा है, वो 12 कॉलेज की जो दुर्दशा हो रही है, वो शब्दों में थोड़ी बता सकते हैं। और आप तो कहे कि डूटा गया, वो सब नहीं सुने और ज्ञापन भी नहीं लिए। वो आप तो, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में उन सबों के पास कई बातें बताने गए तो ऊपर अटैक हो गया, हम लोग वहां से बाहर झगड़ा हो गया, ऐसा ही स्थिति हो गया था। तो ऐसा तो अपेक्षा करना उनसे बेमानी है। लेकिन कुछ मुद्दे हमारे लिए आप लोग दे सकते हैं, और मैं पहले भी जैसा आपने देखा है, हम कोशिश करते हैं। हमारा चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय से मिलना हो या फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिलना हो, हमें कई बार तो हम कई विषय सीधे प्रधानमंत्री जी को बताते हैं और वो सुनते हैं। हमारा तो जो अनुभव है, जो जितना ध्यान से वो सुनते हैं उतना तो कोई और नहीं सुनता। और ये 12 कॉलेज की जो समस्या है, वो भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वो समस्या कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं आपसे इस मंच पे आज ये वादा करके जाता हूं कि अगले चुनाव में ये खुशी का विषय होगा, ये समस्या का विषय नहीं होगा। उन 12 कॉलेजेस को लेकर के हम इतने चिंतित हैं और रास्ता निकल रहा है। हम जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पे आए थे, उस दिन भी हमने धर्मेंद्र भाई साहब के कान में डाला, तो इसका निदान हम निकाल लेंगे। और अब तो विषय बहुत, आपसे ज्यादा कौन जानता है, पूरे देश में लड़ाई है, वामपंथी वर्सेस राष्ट्रवादी, और उन लोगों ने क्या क्या किया है। अब आप चिंता मत करिए, वो डॉट डॉट लगाने वाले आजकल बहुत परेशान हैं, क्या करें। ये डॉट डॉट उन्हीं को लगाना, पर सोचिए कितना दिन मेहनत किए होंगे, क्या क्या शब्द लाएंगे तो डूटा होगा। जिन लोगों ने, जो और भी राष्ट्रीय स्तर पे जो गठबंधन होते थे, जो यूपीए वगैरह, वो कितना दिमाग लगाए होंगे। आपको पता है, मुझे अभी सूत्रों से पता चला कि इन लोगों ने कंपनी को 1500 करोड़ दे करके हायर किया, तब जाके उसने वो डॉट डॉट वाली बुद्धि ला के दी है। लेकिन बुद्धि लगा किस में रहे हैं? देश को कमजोर करने के। वो बुद्धि किस में लगा रहे हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट कैसे टीचर्स आने लगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे वैभव की तरफ जाने लगी। और ऐसे लोगों को डॉट डॉट चाहे जितना लगा ले, उन पे यूनिवर्सिटी को भी डाउट रहेगा, हमको भी डाउट है, और आने वाले समय में छात्रों को भी डाउट रहेगा। तो मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है, हम इसी बहाने आपसे मेरा मुलाकात भी हो गया। मैं तो कई जगह मैं बोलता हूं कि आप जाया करिए, तो हमको भी कहीं कहीं ले जाया करिए। मैं तो सांसद हूं, हमारे संसदीय क्षेत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है, मेन तो हमारे संसदीय क्षेत्र में 2 कॉलेज हमारे संसदीय क्षेत्र में है, तो हमारा तो अधिकार बाटे कि हम कहीं कहीं जाके प्रार्थना करें अपनी तरफ से। और संघर्षों से घबराना भी नहीं है। कोई डॉट लगाए या डाउट लगाए, कुछ भी करे। हमारा तो, हमारे पिताजी हमको एक गीत सुनाते थे कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है, काहे को डरता है। कितनी भी लंबी रात हो लेकिन भोर तो होनी है। और 2 साल में आपने भागी जी भोर का एहसास कराया है। कुछ ही समय में हम सब सारी समस्याओं को जीत करके खड़े होंगे। इसलिए मुझे लाही याद आती है न कि कितनी भी लंबी रात हो लेकिन भोर तो होनी है, और वो कितनी छुपा ले बात मगर शोर तो होनी है। हमें अपने रास्ते पे चलना है, हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए बढ़ना है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने इस संस्था को जिताने के साथ साथ
जो देश को रास्ता दिखाने का काम करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शिक्षकों का महत्व देश में सबसे ज़्यादा है। हमें इस बात का बहुत हमें अफसोस होता है कि अभी हम शिक्षकों को जो उनका सर्वोच्च सम्मान देना है, अभी हम उससे बहुत पीछे चल रहे हैं। और ये मैं जो लाइन बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी का थॉट है। पीछे हम जापान गए थे, तो जापान में एक चर्चा के दौरान कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 50 साल में जापान दुनिया का इतना सक्सेसफुल देश हो गया। तो उसके मूल में जाते हैं तो पता चलता है उसके मूल में शिक्षक है, उसके मूल में उनकी शिक्षा है। शिक्षकों ने जापान को ऐसे किया। तो आने वाले समय में आपके कंधे पर भी बहुत बहुत बड़ा दायित्व है। अब हम जैसे लोग भी राजनीति में आने लगे हैं ना, वरना हम क्यों आते हैं? हम तो गाना गाते हैं, आज भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम गाना ही है। हाँ, थोड़ा कम हो गया है पहले से, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा कम है, क्योंकि अब मैं फिल्म नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि 25-30 दिन देना पड़ता है फिल्म को। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन जो फिल्म कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म एक्टर के रूप में आप सबसे इतने गहन मंत्रणा में बैठ नहीं सकता था, मेरी औकात नहीं होती। लेकिन मैं जिस रास्ते पे हूँ, आपसे हाथ फैला के कह सकता हूँ, आइए मिलकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, जीतेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट होगा उसको कर करके मुठूटा के साथ देंगे। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा और सीधा सा बोधन माननीय सांसद महोदय मनोज जी ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी को। अभी हमारे महासचिव महोदय, हमारे कई कार्यकर्ता हैं जो दिन रात प्रयास करके इस कार्यक्रम को भी और एनडीटीएफ का जो भी कार्यक्रम होता है या इस चुनाव में भी अपनी पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। ऐसे तो कई हैं, नाम लेना कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मनीष जी को, मनोज जी को, अनिल सिंह जी, आरएसडी कॉलेज, विनीत जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि आएँ और आपको एक साझा सम्मान से सम्मानित हम करें। अंजन जी किधर है? फेसबुक मैन, अरे आइए, आपके बिना सारा ये तो कहाँ जलवा कहाँ दिखेगा फिर। आइए, एक आइए अंजन जी आइए।
पिंटू जी की बात में थे कि मैं गाना तो गाता ही रहता हूँ, कोई बीच में बोला होता तो 4-5 गाया होता हूँ क्योंकि सारा हमारा थॉट है कि हर काम हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। तो पिंटू जी ने कहा बिहार किया हो, बिहार के लाला मेरा गाना है, वो मैंने फिल्म में गाया और वैसा ही ये गाना और गा रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोग दुआ करिएगा वो भी हिट हो जाए। और ये गाना है हमारा कि हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साल, जिया हो टूटा के नौनिहार, तनि झूम धाम से तनि झूम झाम के भारत के भविष्य के तू पथ चमकावा ये भैया भैया भैया। हमारे गाने में एक पंक्ति है कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारी गंगा हे जिसे है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां बेरोज पहुंचता, जिया हो पूरब के नौनिहाल, तनि धूम धाम से तनि झूम झाम के, तनि धूम धाम से तनि झूम झाम के, अपने लक्ष्य पे नजर गड़ा के पथ तू बनावा ये भैया 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 भैया। हमरे भागी जी के फिर से विजय दिलावा ये भैया, हमरे पूरे पैनल के जिता के मनोजों की इज्जत बढ़ावा ये भैया। देखो इसको रिकॉर्ड कर लिया। थैंक यू सो मच। मैं तो गाते रहता हूँ क्योंकि गाना मैं जिंदगी भर चाहता हूँ। पिंटू भाई आपको धन्यवाद, आपने मुझे रोक लिया। आज तो गाना बनता है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए एक आशीर्वाद भी हो गया है आप सब ने। यार सब लोग ताली बजाए तो वीडियो नहीं बनाया, तो मेरा फोटो खींच रहा था। एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। जब हम उनको मिल रहे हैं आज शाम को उनको दिखाएंगे। देखिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने आपके लिए जन्मदिन का शुभकामना दिया है नरेंद्र भाई साहब। और इसी कारण से मुझे खड़े हो गए। अगर खड़े हो जाए तो और भी बड़ी, तो आप बिना कहे खड़े हुए। नरेंद्र मोदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के तरफ से, खासतौर से डूटा के तरफ से हम सब आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक जगह दूसरे कार्यक्रम में निकलना है, छात्रों को बुला रखे क्योंकि हमारा एक दूसरा चुनाव भी है। तो आई हैव टू रीच देयर। अंग्रेजी बोला क्या मैंने? आजकल यूनिवर्सिटी में घुसता हूँ तो आने लगती है। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत ही भव्य दृश्य है यहाँ का। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सबों ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी, 2024 के चुनाव के लिए भी। अभी माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी रास्ते में हैं। आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में थे, लेकिन आप लोगों से रूबरू होने के लिए अभी आ रहे हैं। एयरपोर्ट से काफ़ी पहले निकल चुके हैं। मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट 25 मिनट तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि विवाह की फूटती लौको, विवाह की फूटती लौको, तुनुक घन रोक लेंगे क्या? विवाह की फूटती लौको, तुनुक घन रोक लेंगे क्या? महज 2-4 एक दिन के प्रभंजन रोक लेंगे क्या?
एक छोटी सी कहानी 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, फिर अनिल